देश के अंदर अगर कोई एक बच्चा जो नगर निगम के सरकारी स्कूल में पढ़ा हो और वो अगर देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचा हो, सर्वोच्च न्यायिक पद पे पहुंचा हो, तो शायद ये संविधान के बिना मुमकिन नहीं। ये बात मेरी नहीं, ये बात है हमारे देश के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई साहब की। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कुछ दो बातें ऐसी भी कही जिसको लेकर पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोगों के अंदर भी मत अंतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये गलत बात है। क्या है मामला? अगले 10 मिनट के मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक जजमेंट का ज़िक्र कराता हूँ। 1992 1992 के अंदर एक इंदिरा साहनी का निर्णय आया। उस निर्णय ने जो ओबीसी वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें 2 तरीके की विभाजन करने की बात कही कि एक क्रिमिनल और एक नॉन क्रिमिनल। यानी कि जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलना चाहिए? नॉन क्रिमिनल को मिलना चाहिए। क्रिमिलेयर यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल की इनकम अर्न करने वाले लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं ओबीसी को लेकर। हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको लेकर अभी तक ऐसा कोई भी विभाजन है जो नहीं है। यानी कि वर्तमान की परिस्थिति को अगर आपको सामान्य तरीके से मैं समझाऊं तो वो कुछ इस वे में है। फिर हम बी आर गवई साहब की बात पे आते हैं। तो उन्होंने एक बात अपने तरीके से अपने लहजे के अंदर समझाई कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि सपोज करो कि अगर कोई भी बच्चा, जैसे मान लीजिए पहली पीढ़ी है G1, ये G1 पीढ़ी है, इसमें जो बच्चा है वो मजदूर परिवार से मिलके आगे बढ़ा है, ठीक है? मजदूर परिवार का बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे उसको रिजर्वेशन मिल गया। रिजर्वेशन मिल गया यानी कि उसको रिजर्वेशन से सफलता है जो मिल गई। तो अभी जो इसकी G2 यानी कि जो मजदूर का बच्चा था, अब वो थोड़ा-सा क्या है, कैपेबल है जो हो रखा है, ठीक? तो G2 जनरेशन है, उसमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एक ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है। गवर्नमेंट सर्विस में है यानी कि मंथली ठीक-ठाक अमाउंट है जो उसके पास आ रहा है। अब ये जो अपने बच्चे को पढ़ाए यानी कि जो इसका जो बच्चा होगा सन, उस बच्चे को ये जो शिक्षा देगा, ऑब्वियस सी बात है अपने से तो बेहतर शिक्षा देगा, करेक्ट? अब इसको भी आरक्षण मिला, ठीक? अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर पहला था मजदूर का बेटा, ये जो लड़का है वो संविधान के दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाया। इसको अगर संविधान का हेल्प मदद नहीं मिलता तो शायद ये आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन यहां पे ये जो बच्चा है ये अब थोड़ा-सा क्या है, सक्षम है, वित्तीय रूप से भी और सुविधाओं के रूप से भी। तो इसको क्या कराया गया, इसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया क्योंकि अब ये अफोर्ड कर पा रहे थे। तो प्राइवेट स्कूल जो कि कोई नामी था वहां पे एडमिशन करवाया गया। ये जो बच्चा है ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है जो पढ़ा था। तो गवर्नमेंट स्कूल की पहली पीढ़ी को आरक्षण मिला, ठीक बात। अब ये प्राइवेट स्कूल में चला गया, ये अच्छी शिक्षा लेके आ रहा है। अब इसको भी आरक्षण मिल रहा है, सपोज करो इसका भी सिलेक्शन है जो हो गया। अब इसकी तीसरी पीढ़ी, यहाँ पे जो इसकी जनरेशन थर्ड है, अब इनके केस में दादा भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, अच्छा खासा कमा रहे, पेंशन आ रही है। जो पिता है वो भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। तो अब ये जो है ये एक तरीके से ये बिल्कुल बीपीएल कह सकते हैं। तो ये एवरेज है और ये मॉडरेट है एक तरीके से। यानी कि अब इनका जो जीवन का स्टेटस है वो ठीक-ठाक है। अब इनका जो लाइफ का स्टेटस हो रहा है, वो एक तरीके से क्या हो रहा है, ठीक-ठाक वे के अंदर आगे है जो बढ़ रहा है। अब जरा इसी चीज को आप पूरे एंगल से समझने की कोशिश है जो कीजिएगा। तो मामला क्या होता है, एक पीढ़ी जहां पे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 गवर्नमेंट जॉब के तहत आ गई, लेकिन उसकी तीसरी पीढ़ी को, चौथी पीढ़ी को फिर से वही आरक्षण का बेनिफिट। यहां तक ठीक है, यहां तक कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब उसी एग्जाम में जहां पर एक दादा गवर्नमेंट सर्विस या पिता जो है गवर्नमेंट सर्विस, उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका बच्चा कॉम्पीट कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ मजदूर का बेटा कंपटीशन है जो दे रहा है। मतलब कि क्या, कि जहां पर हम बात करें कि भाई ये 3 पीढ़ियां हैं, 1, 2, 3, इनके पास में पैसे नहीं थे, इनके पास में ठीक-ठाक पैसे थे और इनके पास में तो घर का खुद का बंगला-वंगला सब कुछ हो गया। अब क्या हो रहा है? उसी समुदाय विशेष का, एससी, एसटी समुदाय विषय का, एक तो है ये वाला वर्ग और दूसरा वर्ग ये है जहां पर पिता मजदूर था। G1 जनरेशन जो है वो क्या थी, मजदूर थी। वो कुछ बड़ा हासिल है जो नहीं कर पाई, ठीक है? इन दोनों का कंपटीशन हुआ भी होगा तो भी ये जीत गए और ये हार गए, ये नहीं इस कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाए। तो इनका जो बेटा है, जो जनरेशन 2 है, वो भी क्या कर रही है,
वो भी मजदूरी के साए में पली है। इनके पिता इनको कुछ खास इतना व्यवस्था नहीं दे पाए। अभी भी वो गवर्नमेंट स्कूल के सहारे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। और फिर मान लो तीसरी पीढ़ी पे आ जाए G3, तो वो भी क्या कर रहा है, मजदूरी के वर्ग में जी रहा है। दादा मजदूरी करते थे, बड़ी मुश्किल से जो है अपने दिन भर के खाने का जुगाड़ कर पाते थे। पिता ने जैसे कैसे करके एक गरीब सी कुटिया बना दी, उसमें वो अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अभी भी उनके पास जो है वो संसाधन इतने नहीं है। अब आप सोचो, इस लड़के की जिसके पास पूरे साधन संसाधन है, भले ही वो SC ST से बिलोंग करता हो, अगर आप इसका कंपटीशन इससे करवा रहे हो, तो क्या ये न्यायपूर्ण कंपटीशन है? और क्या संभावना है कि ये लड़का इनसे जीत जाएगा? इसी बात को लेकर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर अलग अलग कम्युनिटी जो है वो अपने अपने तरीके से क्या कर रही है, अपने अपने विचार है जो रख रही है। तो क्या बात है, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो, कभी भी IAS अधिकारी का बच्चा गरीब मजदूर के बच्चे के बराबर कैसे हो सकता है? ठीक है। उन्होंने OBC की तरह SC में भी क्रिमिनल लॉ लागू करने की बात है जो कही है, और संविधान के समय के साथ बदलने वाला बताया। उन्होंने यहाँ पर देखो, हमारे देश के जो CJI गवर्नर है वो खुद जो है एक अनुसूचित वर्ग से बिलोंग है जो करते हैं। और जब शुरुआत में मैंने जिक्र किया था ना कि एक छोटे से सरकारी स्कूल से पढ़ के देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे, तो वो व्यक्तित्व हमारे CJI BR गवई साहब का ही है। ओके। अब सोचने का मुद्दा ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक तरीके से कुछ अलग षड्यंत्र चलना स्टार्ट हो जाए। मतलब पहले आप SC ST के क्रिमिनल लेयर का रिजर्वेशन खत्म कर दो, फिर धीरे-धीरे नॉन क्रिमिनल लेयर का रिजर्वेशन खत्म कर दो, तो कहीं हम गलत ट्रैक पे ले जाने के लिए कोई एक तरीके से षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है? अब देखो, उसके बारे में तो कोई कथन कहना शायद तार्किक नहीं रहेगा। लेकिन ये बात ज़रूर सत्य है, क्योंकि ये बात हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि कलेक्टर के बच्चे को यार मज़दूर के बच्चे से कॉम्पिटिशन कराओगे, तो फिर मज़दूर के बच्चे की जीतने की संभावना, एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना उतनी नहीं रहेगी। कलेक्टर का बच्चा बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाके चीज़ों को डील है जो कर रहा है। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मैं आपको विधि का एग्जांपल देता हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अच्छा खासा फंडिंग इन्वेस्ट करना पड़ता है NLU के अंदर एडमिशन लेने के बाद भी, क्लैट क्रैक करने के बाद भी। हर इंसान की इतनी हैसियत नहीं होती कि वहाँ पे चला जाए। लेकिन अगर जिसके दादा गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जिसके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में, तो शायद वो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब जो NLU से बच्चा पास आउट हो रखा है, जिसका अच्छा खासा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन हो रखा है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को देखो, नामुमकिन कुछ नहीं होता है। करने कोई गाँव के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, IAS का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कहीं की सुविधाएँ कुछ तो मैटर करती है कि नहीं करती है? बस इसी बात को लेकर ये मुद्दा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 16 के बारे में बात करें अपन, जहाँ पर इक्वल राइट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का ज़िक्र कर रखा है, वहाँ पर जो है रिज़र्वेशन को संवैधानिक वैधता दे रखी है। ये मुद्दा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मुद्दा बेसिकली किसी भी पार्लियामेंट के रिज़र्वेशन का नहीं है, ये मुद्दा है सरकारी सेवा केंद्र रिज़र्वेशन को लेकर। इस बारे में आपका क्या मत है? आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिना किसी जातिगत भेदभाव के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि ज्ञान, नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है जो होता है। आज हम किसी भी चीज़ का आकलन है जो करते हैं, तो सिर्फ़ LLB के अंदर वो जो 3 साल 1 वीक सीरीज़ पढ़ी है, उससे काम नहीं चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी भी संस्थान के माध्यम से, चाहे छात्रवृत्ति हो, स्कॉलरशिप हो, या किसी भी तरीके से डील करें, तो अपने नॉलेज को एनहांस है जो करना चाहिए। लिंकिंग लॉ पर ये जो सेगमेंट है, जहां पर मैं आप लोगों के बीच में इसी तरीके से रियल टाइम न्यूज़ को लिंक करते हुए टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूं। अब ये न्यूज़ जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, तो मैं वहां पर स्टूडेंट को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, साथ ही साथ में जो हमारे देश के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वगैरह है, CJI का अपॉइंटमेंट वगैरह है, या नेक्स्ट CJI का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, कॉलेजिंग सिस्टम क्या होगा, इन सारी चीज़ों को लिंक करके पढ़ाऊँगा, ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर वे में समझ सकें। तो आप भी न्यायिक सेवा या वकालत के अंदर अपने लॉ के नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, परिपक्व या कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम टू द लिंकिंग ऐप। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप 9887746465 इस सपोर्ट नंबर से अपनी सहायता डिमांड है जो कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरी टीम प्रयास करेगी कि आपके उस कंसर्न का जो है रिप्लाई है जो टाइम पे किया जा सके। बहरहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि कानून को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ-साथ अगर चलेंगे, तो ही विजय की पताका हम अपने जीवन में लहरा सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।